नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिट एग्जाम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं एसएसटी सोशल साइंस सामाजिक अध्ययन पेपर 2 जूनियर लेवल के लिए हिस्ट्री इतिहास का। ये हम लोगों का अब तक का एसएसटी के पेपर में ये हम लोगों का 5th क्लास है, यानी कि 5वां क्लास है। इसके पहले एसएसटी के हमने 4 वीडियो ऑलरेडी बनाया था, यानी 4 क्लास हमने कंप्लीट किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जरूर विजिट करिए चैनल के प्लेलिस्ट में और उसको चेक करिए। चलिए बताते हैं आपको। ये एसएसटी का जो पेपर हम लोग पढ़ रहे हैं ये यूपी टेट 2026 की तैयारी के लिए है। और हालांकि एसएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अगर आप एक बार तैयारी करते हैं तो वो आपका सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट सभी प्रकार के जो भी एग्ज़ाम होते हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम या गवर्नमेंटेड एग्ज़ाम, उसमें एसएसटी जरूर पूछा जाता है। एसएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब आता है, कंबाइन करके पूरा आता है ये। तो ऐसा नहीं है कि केवल यूपी टेट के लिए ही ये वीडियो है, ये वीडियो सभी लोगों के लिए है, चाहे आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। तो दोस्तों चलिए आपको थोड़ा सा एक आइडिया मैं दे देता हूं कि इसके लास्ट वाले वीडियो में, चौथे वीडियो में हम लोगों ने कहां तक देखा था। तो चौथे वीडियो में एसएसटी में हम लोगों ने देखा था दिल्ली सल्तनत का विस्तार खिलजी वंश से शुरू किया था। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी तक, अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीतियां, अलाउद्दीन खिलजी संस्कृति और स्थापत्य कला, तुगलक काल 1320 से 1412 ईस्वी तक, मोहम्मद बिन तुगलक यात्रा और उसकी नीतियां, फिरोज शाह तुगलक की जो है 1351 से 1388 तक की जो समय था वो, और फिरोज शाह तुगलक और ऐतिहासिक संरक्षण, यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट देखा था। इसके चौथे वाले वीडियो में फिरोज शाह कोटला में स्थित अशोक स्तंभ की ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा था। यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट चौथे वीडियो में कवर कर लिया था। और आज इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं, यहाँ से शुरू करेंगे, यानी कि सल्तनत का विघटन, डिक्लाइन ऑफ द सल्तनत। दोस्तों शुरू करते हैं। तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण कब हुआ और कैसे शुरू हुआ? तैमूर लंग सन 1398 में तुर्क सरदार तैमूर ने, जिसे तैमूर लंग भी कहा जाता है, अपनी विशाल सेना लेकर के भारत पर आक्रमण कर दिया। तैमूर ने समरकंद जाते समय खिज्र खां को पंजाब का गवर्नर यानी कि शासक नियुक्त करके वापस चला गया। तो तैमूर जब भारत आया तो उसने जो है बहुत उत्पात मचाया, बहुत ही विनाशकारी लड़ाइयाँ लड़ा भारत में, मार काट इतने उसने बहुत ज़्यादा किया था, तबाही मचाया था इसमें भी। और लास्ट में लौटते समय जो है उसका जो एक सेनापति था, उसको ये कहें कि खिज्र खां को पंजाब का गवर्नर बना करके वो भारत देश छोड़ के चला गया। उसके बाद आता है आपका सैयद वंश। सैयद वंश दोस्तों 1414 ईस्वी से लेकर के 1451 ईस्वी तक के समय में सैयद वंश का पूरा राज काज रहा पूरे भारत पर। खिज्र खां और सैयद वंश की स्थापना की बात करेंगे तो अंतिम तुगलक शासक नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद खिज्र खां ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और सैयद वंश की नींव डाली। यानी खिज्र खां ने ही जो है वह सैयद वंश की स्थापना की। खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि धारण न करके रैयत ए आला उपाधि धारण किया था। याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। हम लोग जो भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना, बिल्कुल टू द पॉइंट, यानी कि अपने सिलेबस पैटर्न को और महत्वपूर्णता को ध्यान में रखते हुए पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे खिज्र खां ने अपने आप को सुल्तान की उपाधि नहीं दिया, बल्कि रैयत ए आला की उपाधि धारण की, और वह जीवन भर तैमूर के वंशजों का वफादार बना रहा। उन्हें राजस्व तथा उपहार भी भेजता रहा। क्यों भेजता रहा? क्योंकि खिज्र खां को ही तैमूर लंग ने पंजाब का शासक बना करके चला गया। तो ये एहसान खिज्र खां आजीवन मानता रहा। आगे दोस्तों इसके बाद आता है आपका लोदी वंश। लोदी वंश 1451 से लेकर के 1526 ईस्वी तक का जो समय था
वह लोदी वंश का था और लोदी वंश ने भारत पर इतने समय तक राज किया। दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश की बात करेंगे, यहाँ पे लोदी वंश के बारे में बात करेंगे तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश लोदी वंश था। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी, 1451 से 1489 ईस्वी तक। 1451 ईस्वी में दिल्ली के अमीरों ने सरहिंद के सूबेदार बहलोल लोदी को आमंत्रित करके दिल्ली के सिंहासन पर बैठा दिया। क्यों बैठा दिया? क्योंकि देखिए, भारत उस समय ऐसी स्थिति से गुजर रहा था कि जो भी शासक आते थे वो आक्रांताओं की तरह आते थे। तो जब लोगों के ऊपर तानाशाही बढ़ जाती थी तो लोग जो है वो दूसरे देशों से लोगों को बुलाते थे कि भैया आप आइए और यहाँ हम लोगों को बचाइए और एक नए राजवंश की शुरुआत करिए। तो इस तरीके का कुछ माहौल था उस जमाने में, उस समय में। लोदी शासक तुर्क न होकर के अफगान थे। लोदी जो थे ये तुर्की नहीं थे, ये अफगानी थे, अफगानिस्तान साइड से थे ये सब। बहलोल लोदी ने सल्तनत को संगठित करने का प्रयत्न किया। उसने जौनपुर पर आक्रमण करके जो सरकी शासक थे उनको परास्त किया और अपने अधीन कर लिया। इसके बाद बहलोल लोदी ने अपना राजवंश शुरू किया 1451 से 1489 ईस्वी तक। इसके बाद समय आया आपका सिकंदर लोदी का। सिकंदर लोदी का समय था सन 1489 से 1517 ईस्वी तक। इस दौरान उसने आगरा की स्थापना की और अपना साहित्यिक योगदान दिया इतिहास में। बहलोल लोदी के बाद उसका पुत्र निजाम खान सुल्तान सिकंदर शाह नाम से सिंहासन पर बैठा। उसने 1504 ईस्वी में अपनी राजधानी को दिल्ली से हटा दिया और नए नगर में स्थापित किया जो बाद में आगरा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मतलब कि यूं कहें कि दिल्ली को हटा करके आगरा नाम से एक नया जगह बनाया, एक नया नगर बनाया जिसको अपनी राजधानी बनाया। तो आगरा को बनाने में इसका जो सिकंदर लोदी का योगदान है वो सबसे बड़ा योगदान है। सिकंदर लोदी की साहित्य के प्रति विशेष रुचि भी थी। उसके शासनकाल में कई ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद भी हुआ था, जिनमें एक आयुर्वेदिक ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध हुआ इतिहास में जिसका नाम था फरहंगे सिकंदरी। और वह सिकंदर लोदी खुद भी गुलरुखी उपनाम से कविता लिखता था, यानी कि वो साहित्य में रुचि रखता था। तो वह गुलरुखी नाम से कविताएं भी लिखा करता था। इसके अलावा सिकंदर लोदी ने नापने के लिए, यानी कोई भी जमीन या कोई भी कुछ भी नापने के लिए जो पैमाना निकाला था उसने उसको नाम दिया था गज ए सिकंदरी, जो 30 इंच का होता था। यानी कि गज ए सिकंदरी जो एक पैमाना निकाला था सिकंदर लोदी ने वह 30 इंच का होता था। इसके बाद आता है इब्राहिम लोदी का शासनकाल, जो कि 1517 से 1526 ईस्वी तक का समय चला और इसी दौरान दिल्ली सल्तनत का अंत भी होता है। सिकंदर लोदी के बाद उसका पुत्र इब्राहिम लोदी सिंहासन पर बैठा। काबुल के शासक बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के मैदान में 1526 ईस्वी में पराजित किया, लड़ाई में हरा दिया। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी को बाबर ने मार दिया, खत्म कर दिया और भारत में लोदी वंश के साथ ही दिल्ली सल्तनत का भी अंत हो गया, समाप्ति हो गया। सल्तनत काल के सारांश के बारे में अगर बात की जाएगी तो यहां दिल्ली सल्तनत का जो प्रारंभ था 1206 ईस्वी में शुरू हुआ और अंत हुआ 1526 ईस्वी में। मोटा मोटी 320 साल का समय जो है वो सल्तनत काल का चला था इतिहास में। इस प्रकार भारत में सुल्तानों ने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया था। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरा रहा था आपका दिल्ली सल्तनत का काल। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। उस समय के बाद जो है कुछ महत्वपूर्ण कवि भी हुए जो इतिहास में बहुत प्रसिद्ध हुए। उसी में एक आते हैं अपने कबीर जी।
कबीर जी ने कहा था, सबसे पहले अगर देखा जाए तो भक्ति आंदोलन और सूफी संत के कबीर जी थे। इनका परिचय था कि काशी वाराणसी में एक जुलाहे के यहाँ बुनकर परिवार में कबीर जी का पालन पोषण हुआ था। कबीर जी बिल्कुल निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे, यानी कि निराकार का मतलब ये हुआ कि भगवान को मानते थे इस तरीके से जिनका कोई आकार नहीं है, उस तरीके से अटूट विश्वास था इनका। और कबीर जी की प्रमुख जो रचनाएं हुई इतिहास में प्रसिद्ध, साखी, सबद और रामायणी, जो हर बच्चे के दिमाग में अभी भी है, बहुत महत्वपूर्ण साखी, सबद, रामायणी। अगर आपने नहीं पढ़ा एक बार पढ़िएगा जरूर, बहुत बेहतरीन जो है वो इन्होंने कविताएं लिखी है और रचनाएं रची हैं। इसके बाद कुछ प्रांतीय शासन की व्यवस्थाएं भी चली उसमें, जिसमें सबसे पहले जो है गवर्नर होता था, उसके नीचे इक्तादार होते थे और उसके नीचे होते थे मुक्ति या वली। प्रांतीय शासन कुछ इस तरीके से बनी हुई थी, सबसे पहले आपका मुक्ति या वली होते थे, उसके बाद इक्तादार, उसके बाद से गवर्नर। प्रत्येक प्रांत का अधिकारी जो होता था ना, वो गवर्नर हुआ करता था। हर प्रांत का, प्रांत मतलब एक राज्य, स्टेट, जो इक्तादार और बाद में मुक्ति या वली कहलाता था। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस था, जिसके हिसाब से अधिकारियों को पहचाना जाता था कि हाँ, कौन से अधिकारी किस पद पे है। इसके बाद दोस्तों आता है आपका भक्ति आंदोलन के कुछ प्रमुख संत हुए, जिसमें मीराबाई एवं गुरु नानक देव। इसके पहले हम लोगों ने भक्ति आंदोलन के संतों में कबीर जी को देख लिया है, अब देखते हैं भक्ति आंदोलन में मीराबाई और गुरु नानक देव को। मीराबाई राणा रतन सिंह की पुत्री थी। क्या थी? मेड़ता के राठौर राणा रतन सिंह की पुत्री थी। मेड़ता के राठौर सामंत भी थी। मीराबाई जो है वो कृष्ण की उपासना में भजन गान गाया करती थी और कृष्ण भक्ति शाखा की ये बहुत प्रसिद्ध लेखिका थी मीराबाई। इसके बाद आते हैं गुरु नानक देव। गुरु नानक देव 1469 ईस्वी में पंजाब के तलवंडी नामक स्थान में गुरु नानक का जन्म हुआ था और इन्होंने सिख धर्म चलाया। गुरु नानक देव ने ही सिख धर्म का संस्थापना किया और एक सिख धर्म चलाया और एकेश्वरवाद का उपदेश दिया। यानी इनकी जो विचारधारा थी वो एकेश्वरवाद की थी, गुरु नानक देव जी की। इसके बाद सूफी संतों में आते हैं प्रमुख सूफी संत और कश्मीर के संत में। सूफी संत में आपके आते हैं, इन्हीं भक्त संतों की तरह कई मुसलमान संत भी हुए थे जो सूफी संत कहलाए। इन सूफी संतों में अजमेर के ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन औलिया, पंजाब के बाबा फरीद बहुत जाने माने सूफी संत हुए थे जो इतिहास में बहुत प्रसिद्ध हैं। इसके बाद आते हैं आपके लल्ला देव। लल्ला देव कश्मीर की विधवा ब्राह्मण औरत थी। कई सूफी संत उसे अपना पीर या गुरु मानते थे। मतलब कि लल्ला देव वो एक महिला थी जो कश्मीर की एक विधवा ब्राह्मण औरत थी, लेकिन उनको कई सूफी संत जो है उसे अपना पीर या गुरु मानते थे, यानी कि उनको अपना आदर्श मानते थे और उन्हीं को मानते हुए अपना इतिहास में उन्होंने अपनी रचनाओं को किया। इसके बाद आता है साहित्य, कला और विज्ञान के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों को अगर देखेंगे तो मध्यकालीन युग के अन्य कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हुए। इसमें सबसे पहले आपका साहित्य आता है। तो इस काल में सुप्रसिद्ध प्रेमाख्यान तथा ऐतिहासिक महाकाव्य पद्मावत की रचना महाकवि मलिक मोहम्मद जायसी ने किया था, जो कि बहुत बड़ी रचना है इतिहास में, मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत। इसके दौरान ही मध्यकालीन समय में सर्वोत्तम तलवारें वाराणसी यानी बनारस और सौराष्ट्र में बनती थी। यानी कि शस्त्र निर्माण का भी जो काम होता था उस जमाने में, वह वाराणसी यानी यूपी के उत्तर प्रदेश के बनारस और सौराष्ट्र यानी आपका गुजरात के सौराष्ट्र में ये सर्वोत्तम प्रकार की तलवारें बना करती थी। विज्ञान और चिकित्सा का जो समय था उस जमाने में, इतिहासकार बर्नी का जो विवरण बताता है कि बर्नी ने अपनी तारीख ए फिरोज शाही में चिकित्सकों और खगोल शास्त्रियों की एक लंबी तालिका प्रस्तुत की थी, जिसमें उन्होंने विज्ञान और चिकित्सा के बारे में उस जमाने में क्या क्या चीजें हुआ करती थी उसको उन्होंने उसमें दर्शाया था। यानी कि
तारीख ए फिरोज शाही। नेक्स्ट दोस्तों, इसके बाद मध्यकालीन चिकित्सा तकनीक में प्रमुख चिकित्सक और वस्त्र का निर्माण जो हुआ, उसमें प्रसिद्ध चिकित्सक और वैद्य जो हुए मौलाना बदरुद्दीन तैयब, मौलाना सदरुद्दीन तथा अजीमुद्दीन मध्यकालीन युग के प्रसिद्ध चिकित्सक थे। प्रसिद्ध चिकित्सक और वैद्य में जैसा कि मैंने बताया, मौलाना बदरुद्दीन तैयब, मौलाना सदरुद्दीन तथा अजीमुद्दीन मध्यकालीन युग के प्रमुख चिकित्सक थे। मछेंद्र जो है प्रसिद्ध वैद्य थे और जोग मशहूर शल्य चिकित्सक थे। तकनीकी का जो निर्माण हुआ था उस जमाने में, उसमें वस्त्र निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण तकनीकी परिवर्तन 13वीं से 14वीं शताब्दी में मुसलमानों के द्वारा भारत में लाए गए चरखे के द्वारा हुआ। यानी कि चरखे से ही धीरे धीरे धागा बना और धागे से कपड़े का निर्माण हुआ। इसके बाद दोस्तों आता है आपका, शुरू होता है मुगल साम्राज्य। बाबर का समय आता है 1526 से 1530। मात्र 4 साल ही बाबर ने शासन किया, क्योंकि कोई भी संस्थापक जो होता है वो बहुत लंबा नहीं टिक पाता है, क्योंकि उसको चीज़ों को नई तरीके से शुरुआत करके बनानी होती है। तो जो किंग मेकर होता है वो साम्राज्य बना करके चला जाता है, उसके बाद आने वाली पीढ़ियां उस शासन को चलाती हैं। तो उसी किंग मेकर में मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। मुगल वंश की स्थापना इसने किया और पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ करके इसने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। सबसे पहले तैमूर, बाबर के पिता तैमूर तथा माता चंगेज खां के वंश के थे। बाबर के जो पिता थे तैमूर तथा माता जो है वो चंगेज खां के वंश के थे। बाबर का पिता उमर शेख मिर्जा मध्य एशिया की छोटी सी रियासत फरगना का शासक था और अपने पिता की मृत्यु के बाद बाबर फरगना का शासक बन गया। इसमें तैमूर और चंगेज खां के साथ उमर शेख मिर्जा जो फरगना का शासक था, वहां से जो है बाबर की जन्म कुंडली निकलती है। मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है 1526 ईस्वी में। पानीपत के मैदान में बाबर का जब सामना इब्राहिम लोदी से होता है, तो इब्राहिम लोदी को लड़ाई में बाबर मार देता है, खत्म कर देता है और इसी के साथ लोदी वंश का वहां पे अंत होता है और भारत में एक नए राजवंश मुगल वंश की स्थापना होती है। यहीं से शुरू होता है मुगल साम्राज्य का इतिहास। बाबर का विजय शुरू होता है, विजय अभियान और साहित्य, खानवा से घाघरा तक और बाबरनामा। प्रथम और प्रमुख युद्ध 1527, 1528 और 1529 में 3 बार लगातार युद्ध हुआ। 1527 में खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ, जिसमें राणा सांगा और बाबर के मध्य युद्ध हुआ। युद्ध में बाबर की विजय हुई, अर्थात राणा सांगा पराजित हुए। उसके बाद चंदेरी का युद्ध हुआ 1528 ईस्वी में। बाबर ने चंदेरी के शासक मेदिनी राय को भी हरा दिया, पराजित कर दिया। फिर 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ और अफगान सरदारों को पराजित करके भारत में मुगल साम्राज्य को सुदृढ़ बनाया गया। तो बाबर ने लगातार अपने शासनकाल में केवल लड़ाइयां ही लड़ी और सबको हरा करके मुगल साम्राज्य का नींव रखा। बाबर के बारे में अगर उसके व्यक्तित्व और साहित्य के बारे में बात की जाएगी तो बाबर को कलम और तलवार दोनों का सिपाही कहा जाता है। इतिहास में वो कलम का भी सिपाही था और तलवार का भी सिपाही था। वह उच्च कोटि का साहित्यकार था बाबर। उसने अपनी आत्मकथा लिखी और यह तुर्की भाषा में है। तुजुक ए बाबरी नाम से एक आत्मकथा जो लिखा था वो स्वयं बाबर ने लिखा था और वो खुद ही उच्च कोटि का साहित्यकार था। इसके फारसी में अनुवाद किया गया जिसको बाबरनामा कहा गया। और अब्दुल रहीम खान खाना ने तुजुक ए बाबरी, जो बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी, उसको फारसी में अनुवाद करके बाबरनामा नाम दिया। तो इसी बाबरनामा को बार बार इतिहास में पूछा था, बाबरनामा जो है वो किसका है। उसके बाद आखिरी में 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो जाती है और यहां से बाबर का जो सफर है वो समाप्त हो जाता है। इसके बाद आता है बाबर का लड़का हुमायूं। 1530 से 1540 ईस्वी तक हुमायूं का समय चला, जिसमें बाबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हुमायूं 1530 ईस्वी में मुगल सिंहासन की गद्दी पर बैठा। चौसा का युद्ध होता है 1539 ईस्वी में। चौसा नामक स्थान पर हुमायूं तथा शेर शाह के मध्य युद्ध होता है और इस युद्ध में परास्त हुमायूं ने
किसी तरीके से अपनी जान बचाकर भाग निकला। यानी शेर शाह सूरी ने हुमायूं को 1539 ईस्वी चौसा के युद्ध में बाल बाल मारने से बच गया। शेर शाह का अधिकार हुआ। शेर शाह ने आगरा और दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया और वह शेर शाह सूरी के नाम से भारत के इतिहास में अमर हुआ, भारत का शासक बना। शेर शाह सूरी लंबे समय तक नहीं चल पाया। फिर हुमायूं की वापसी होती है और शेर शाह जो है वो खत्म हो जाते हैं। 1540 से 1545 तक रैयतवाड़ी राज व्यवस्था और स्थापत्य कला होती है इस समय में। हुमायूं की वापसी और उसकी मृत्यु तक का जो सफर है वो शुरू होता है 1540 से 1545 तक। हुमायूं की 1555 ईस्वी में वापसी होती है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है और 1556 ईस्वी में जब वो शेर ए मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतर रहा था तभी लड़खड़ा कर गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। यानी कि हुमायूं की मृत्यु जो है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हुआ था। वो पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतर रहा था और तभी लड़खड़ा कर गिरने की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। शेर शाह सूरी के बाद शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हालांकि बीच में हटा तो दिया था, लेकिन शेर शाह सूरी के खुद ही खत्म हो जाने के बाद से वापस हुमायूं की वापसी होती है और फिर से मुगल साम्राज्य जो है वो चल पड़ता है। शेर शाह सूरी 1540 से 1545 ईस्वी तक क्या करता है? शेर शाह के बचपन का नाम था फरीद। उसने अपने मालिक को बचाने के लिए शेर को मार डाला था। शेर को मारना उस जमाने में बहुत बड़ी बात थी। तभी से फरीद का नाम बदल करके शेर खान पड़ गया। उसने राज्य और किसानों के बीच सीधा संबंध स्थापित किया। इसे रैयतवाड़ी व्यवस्था का नाम दिया गया। यानी कि रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है वो शेर शाह सूरी ने इतिहास में लेकर के आया। सासाराम जो बिहार में स्थित है, सासाराम में शेर शाह का मकबरा स्थापत्य कला का एक बहुत ही सुंदर नमूना है जो देखने योग्य है। तो ये कुछ काम जो था, और साथ ही साथ शेर शाह ने सड़क भी बहुत बनवाए थे। शेर शाह सूरी सड़क का निर्माण जो है वह बहुत कराया था भारत में। इसके बाद आता है आपका अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 तक। इसी में पानीपत का द्वितीय युद्ध भी होता है। प्रारंभिक जीवन की बात करेंगे तो अकबर का पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। उसके पिता का नाम था हुमायूं। हुमायूं का लड़का था अकबर और उसके माता का नाम था हमीदा बानो बेगम। यानी कि अकबर के पिता का नाम था हुमायूं और माता का नाम था हमीदा बानो बेगम। पिता की मृत्यु यानी कि हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर मात्र 13 वर्ष का ही उसका उम्र था। गुप्त वंश के लगभग 1000 वर्ष के बाद अकबर ने भारत को पुनः एकता के सूत्र में बांधा था। ये उसकी खूबी थी। यानी कि एक तरीके से कहें तो मुगल साम्राज्य में अकबर सबसे ज्यादा चर्चित शासक रहा। लगभग 1000 साल तक शासन जो चला था भारत में, लगातार कई शासक आए, अफगानी, तुर्की, लेकिन उसमें सबसे प्रमुख जो प्रभावशाली शासक रहा वो अकबर रहा। और उसने जो है सभी धर्मों को एक तरीके से समाहित करने का प्रयास किया। पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है 1556 में। अफगान राजा के हिंदू सेनापति हेमू ने आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया, जिसे मुक्त कराने के लिए 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच युद्ध होता है और इसमें हेमू की सेना पराजित होती है। पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर ने जो व्यवस्थाएं बनाई थी वो बहुत काबिले तारीफ है इतिहास में। मनसबदारी और टोडरमल का वित्तीय प्रबंधन भी इसी में आता है। मनसबदारी व्यवस्था जो अकबर ने बनाया था, शासन का काम चलाने वाले कई अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त किए थे अकबर ने। मुगल काल में उन्हें मनसबदार कहा जाता था। वित्तीय प्रबंधन जो चलता था अकबर के शासनकाल में, अकबर लगान का प्रबंध समय समय पर कराने के पक्ष में था। यानी कि समय समय पर लगान जो है वो लिया जाए। उसने भूमि की नाप कराकर लगान का लेखा बनाने का कार्य राजा टोडरमल को सौंप दिया था। यानी कि उसने कहा कि जितने भी किसानों के पास जमीन है उसका नाप कराया जाए, किसके पास कितनी जमीनें हैं, उस हिसाब से लगान लिया जाए। ये नहीं कि किसी के पास बहुत ज्यादा खेती है वो लगान कम दे रहा है, किसी के पास खेती बहुत कम है वो लगान बहुत ज्यादा दे रहा है। कृषि एवं भू राजस्व का जो प्रबंधन था उसमें भू कर निर्धारण के लिए पूरे राज्य की पैमाइश की गई। पैमाइश गज ए इलाही के द्वारा की जाती थी। यह पूर्ववर्ती जो है, पूर्व में गज ए सिकंदरी का परिवर्तित रूप था। यानी गज ए सिकंदरी 30 इंच का जो होता था, जो चलाया था सिकंदर लोदी ने, उसी का एक परिवर्तित रूप था गज ए इलाही। खेत को मापने के लिए बीघा का प्रयोग होता था। उसी समय बीघा शुरुआत हुआ था।
खेत को मापने के लिए कि इतना बड़ा खेत है, 1 कट्ठा 2 कट्ठा, तो 1 बीघे का प्रयोग उसी समय हुआ। 1 बीघा 60 गज, 1 बीघा जो होता था उस समय वो 60 गज लंबा और 60 गज चौड़ा होता था, उसी को हम बोलते थे 1 बीघा। अकबर की धार्मिक नीतियां और सहिष्णुता के बारे में बात की जाएगी तो दीन ए इलाही का जो धर्म था, दीन ए इलाही बहुत प्रसिद्ध है इतिहास में। दीन ए इलाही में उसने अकबर ने इस्लाम, हिंदू, फारसी, जैन, ईसाई आदि धर्मों की अच्छी बातों को लेकर के एक नए धार्मिक मार्ग दीन ए इलाही की रूपरेखा बनाई। इसका उद्देश्य एकता स्थापित करना था, यानी कि अकबर ने भरसक प्रयास किया कि सभी धर्मों को इकट्ठा करके एक अच्छे से शासन किया जाए। अकबर ने सुलह कुल की नीति अपनाई, यानी कि अकबर ने यूनिटी को महत्व दिया, सबको साथ जोड़ करके चलने का काम किया। धार्मिक सहिष्णुता की बात की जाएगी तो अकबर ने हिंदुओं पर से यात्रा तथा जजिया कर को हटा दिया, क्योंकि उसको लगा कि ये चीजें जो है हिंदू के साथ गलत हो रहा था। उसने गैर मुसलमानों के धर्म परिवर्तन की प्रथा को भी समाप्त कर दिया, यानी कि अकबर ने यह कह दिया कि भैया जिसको जिस धर्म में पसंद है वो अपने उस धर्म में अपना निवास कर सकता है, अपने को विश्वास बनाए रख सकता है, अपना सर्वाइव कर सकता है। जबरदस्ती वाला काम उसने नहीं किया। साहित्यिक अनुवाद की बात की जाएगी तो गीता, महाभारत, अथर्ववेद, बाइबिल, कुरान, पंचतंत्र, सिंहासन बत्तीसी और विज्ञान की भी कई पुस्तकों का फारसी में अनुवाद करवाया गया अकबर के शासनकाल में, ताकि फारसी बोलने वाले मुसलमान उन्हें पढ़ करके समझ सकें। यानी कि बहुत प्रयास किया गया अकबर के शासनकाल में चीजों को बहुत अच्छे से सुचारू रूप से चलाने का, और चला भी। अकबरकालीन साहित्य और नवरत्न की बात की जाएगी तो अकबर के दरबार के प्रसिद्ध विद्वान हुआ करते थे। अकबर ने हर तरीके के विद्वान अपने राजमहल में रखा था। साहित्यिक रचनाओं की बात की जाएगी तो अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की थी। महाभारत तथा रामायण का फारसी में अनुवाद किया गया था। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना भी इसी समय में की थी, यानी अकबर के समय के ही कवि थे रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी। और इसी समय हमारे देश में कागज पर लिखने का कार्य आरंभ हो गया था अकबर के समय में। यद्यपि इसकी शुरुआत तो चीन में हुई थी, कागज पर लिखने की शुरुआत चीन में हुई थी, लेकिन अकबर के समय में ही कागज पर लिखना शुरू हुआ था भारत में। अकबर के शासनकाल में प्रमुख संगीतकार तानसेन जो थे बहुत फेमस हुए थे, वह अकबर के प्रमुख दरबारियों में से एक थे। अकबर ने 9 आदमियों का एक समूह बनाया था, 9 लोगों का एक समूह बनाया था अकबर ने अपने राज दरबार में, जिसको नवरत्न नाम रखा था। और नवरत्न में उसके कौन कौन से थे? सबसे पहले राजा बिरबल, मुल्ला दो प्याजा, उसके बाद फिर से मुल्ला दो प्याजा थे, फिर हकीम हुकाम थे, हकीम हुकाम, अब्दुल रहीम खान खाना, अबुल फजल, राजा मान सिंह, राजा टोडरमल, फैजी। ये सभी लोग जो है अकबर के नवरत्न थे। प्रमुख विद्वान बहुत सारे हुए थे, लेकिन उसने अपने दरबार में जो प्रमुख 9 रत्नों को रखा था, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुमाम, अब्दुल रहीम खान खाना, अबुल फजल, राजा मान सिंह, राजा टोडरमल, फैजी और राजा बिरबल। ये 9 लोग जो थे ये इनके नवरत्न हुआ करते थे। अकबर के नवरत्न विद्वानों का जो आश्रयदाता थे, अकबर नवरत्न विद्वानों का आश्रयदाता थे, यानी कि अपने महल में वो विद्वानों की बहुत कदर करते थे। मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुकाम, अब्दुल रहीम खान खाना, अबुल फजल, तानसेन, राजा मान सिंह, टोडरमल, फैजी और राजा बिरबल उसके नवरत्न, यानी कि 9 एक तरीके से कहें तो नवरत्नों में से एक, जो एक आदमी एक चीज में बहुत पारंगत था। अकबर की वास्तुकला और जहांगीर के बारे में बात की जाएगी। 1605 से 1627 ईस्वी तक वास्तुकला, जहांगीर का परिचय और खुसरो का विद्रोह। अकबर की वास्तुकला की बात करेंगे तो अकबर ने आगरा के निकट फतेहपुर सीकरी नामक नगर का निर्माण कराया, जिसमें दीवान ए आम, आगरा का लाल किला, दीवान खास, बुलंद दरवाजा, फतेहपुर सीकरी गुजरात विजय स्मारक के रूप में बनवाया गया। तो ये कुछ प्रमुख दीवारें थी, कुछ प्रमुख स्मारक थे जिसको कि अकबर ने बनवाया था। सलीम चिश्ती की दरगाह आगरा अकबर द्वारा निर्मित था, किंतु शाहजहां के द्वारा संगमरमर में इसको परिवर्तित किया गया।
इसके बाद आता है अकबर के बाद उसका बेटा जहांगीर। जहांगीर अकबर का पुत्र था। उसके बचपन का नाम सलीम था। अब्दुल रहीम खान खाना से सलीम ने तुर्की तथा फारसी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया था। राज्याभिषेक नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के नाम से हुआ, यानी कि सलीम नाम तो उसका था, लेकिन सलीम के नाम से उसको राजा के रूप में नहीं बैठाया गया। उसको नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के नाम से इतिहास में उसका नाम जाना गया। इसी समय खुसरो का विद्रोह होता है। गद्दी पर बैठते ही सर्वप्रथम अपने पुत्र खुसरो के विद्रोह का सामना करना पड़ा था जहांगीर को। खुसरो को आगरा के किले में नजरबंद कर लिया गया था। खुसरो भागकर लाहौर पहुंचा। वहां उसने सिखों के पंचम गुरु अर्जुन देव से आर्थिक सहयोग लिया, लेकिन खुसरो की सेना परास्त हो गई। सहायता के कारण गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दे दिया गया। ये इतिहास में हमेशा किसी ने कुर्बानी दी है तो किसी ने कुर्बानी ली है। जहांगीर क्या क्या काम किया उसने अपने शासनकाल में, तो उसके प्रमुख कार्य को देखते हैं। मेवाड़ विजय और शाहजहां का उपाधि। सबसे बड़ी सफलता मेवाड़ के राजपूतों की विजय थी। पुत्र खुर्रम यानी शाहजहां, जहांगीर का पुत्र था शाहजहां, जिसका नाम खुर्रम भी था। उसने राणा अमर सिंह को संधि करने के लिए विवश किया और यहीं से उनकी सफलता जो है वो शुरू हुई। दक्षिण भारत में अहमदनगर पर आक्रमण करके मुगल साम्राज्य का अंग बना लिया गया। इस उपलब्धि के कारण जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की, यानी कि शाहजहां कहा जाने लगा। ये नाम जो है वह जहांगीर ने अपने बेटे को दिया जब वो दक्षिण भारत में अहमदनगर पर आक्रमण करके मुगल साम्राज्य का हिस्सा उसको बना लिया। कला और साहित्य के बारे में बात करेंगे तो जहांगीर जो है वो खुद भी विद्वान आदमी था। फारसी में उसने तुजुके जहांगीरी नामक आत्मकथा भी लिखी। उद्यान लगाने का शौक था उसको, पेड़ पौधे हरे भरे गार्डन उसको पसंद थे। जहांगीर ने अंग्रेजों को व्यापार करने की आज्ञा दे दी। यह ब्रिटिश राज्य स्थापित करने का प्रथम चरण था, यानी जहांगीर के समय में ही अंग्रेज भारत आना शुरू किए। 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। जहांगीर के शासनकाल में उसके जीवन पर नूरजहां का प्रभाव बहुत पड़ा था। नूरजहां का बचपन का नाम था मेहरून निसा। पिता गियास बेग तेहरान का निवासी था। विवाह शेर अफगान नामक ईरानी के साथ हुआ था नूरजहां का। उसकी बुद्धि और सुंदरता के कारण उसे जहांगीर के द्वारा नूरजहां की उपाधि दे दी गई, यानी नूरजहां जो है नाम जहांगीर ने ही दिया था। तो दोस्तों इस तरीके से इस वीडियो में आज हम लोगों ने जहांगीर के शासनकाल तक का समय देखा है, नूरजहां की उपाधि तक का समय देखा है, और इसके बाद नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगले वीडियो में देखेंगे शाहजहां के शासनकाल को, उसके बाद औरंगजेब, औरंगजेब के बाद मुगल कालीन संस्कृतियां क्या क्या थी, और मुगल साम्राज्य के पतन किस तरीके से हुए थे। ये सारी चीज़ों को अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा, क्योंकि हमने उन्हीं चीज़ों को सेलेक्ट किया है जो आपके सिलेबस और पैटर्न के हिसाब से बिल्कुल अत्यंत महत्वपूर्ण और ज़रूरी और ख़ास हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सब्जेक्ट नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।